अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। लगता ये था कि यह मामला शायद निमट जाए। जिस किस्म का डिसाइसिव स्ट्राइक ईरान पर किया गया, लगता यही था कि शायद ईरान काफ़ी अरसे तक इसका जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एक ही झटके में शहीद कर दिया गया। इंटेलिजेंस और फिर मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम से रिलेटेड लोग, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान, इंटेलिजेंस के महकमे से रिलेटेड लोग, तमाम को जो है वो शहीद कर दिया गया। और उसके जवाब में हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता 96 घंटों में ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है। बारिश की गई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, लेकिन कब तक? सवाल ये है कि इस जंग का दायरा किस हद तक फैल सकता है, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। ऑलरेडी अभी तक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की बात नहीं की, लेकिन जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको रोक दिया गया है। वहाँ पर जो ऑयल की तरसील है उसमें रखना आना शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत इससे किस हद तक मुतासिर होगी, और बीइंग एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात आ सकते हैं, इस मामले पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई एक नया रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके वोटों पर मौजूदा हुकूमत खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के मामले पर एतराज़ात को लेकर हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी है। सो मच सो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मुंतखब रहनुमा ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हम मौजूदा बजट को किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत ढह जाएगी। क्या ऐसा होना मुमकिन है? और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऑफ़र कर दी है, पेशकश, एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है असद कैसर और राजा परवेज़ अशरफ के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऑफ़र किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अगर बजट पर उनके एतराज़ात हैं और ज़रूरत से ज़ायद हैं तो फिर हमारे साथ कोलैबोरेट करें, मौजूदा बजट को वोट ना दें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा हुकूमत कायम नहीं रह सकती। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई और मिडल ईस्ट में जारी लड़ाई क्या रुख इख्तियार करने वाली है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं और सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़ की पैटर्न इन चीफ भी हैं। हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर वकार साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब जो हैं वो मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सहर कामरान साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास तौर पर गल्फ़ में चल रही है, जो मिडल ईस्ट में चल रही है, इसका जो लाइकली इम्पैक्ट है उस पर तो हम अलहदा से बात करेंगे, लेकिन ईरान को जिस किस्म का डिसाइसिव ब्लो लगता था कि दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ट्वीट में ये ऐलान किया कि मैंने तो ख़बरदार कर दिया था, अब ईरान के पास यही ऑप्शन है कि बैठे बात करे, डील कर ले, लेकिन ईरान ने तो स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखें, ये जो एक सोच थी ना कि शायद एक ही स्ट्राइक में ईरान को क्रश कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि ईरान बहुत अरसे से सैंक्शंस को भी बर्दाश्त कर रहा है। ईरान जो है अपनी जो एक स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन कर रहा है, और ईरान ने अपना एक पोस्चर भी बरकरार रखा है। और अब 18 घंटे के अंदर ही ईरान का दोबारा जो है अपने आप को मजबूत करके इसराइल पे अटैक करना और फिर एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना, जिसने इसराइलियों को बंकर्स में छुपने पे मजबूर कर दिया है। अगर आप ईरान के मंज़र देखें तो वहाँ पर लोग आपको सड़क पे नज़र आएंगे, और अगर आप इतने नुकसान और इतने स्ट्राइक्स के बाद, और आपको जो है इसराइल के अंदर वो बंकर्स में छुपने पे मजबूर हैं। अब मैं समझती हूँ कि असल ऑप्शन जो है अमेरिका को देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो वोट लेकर आया था वो कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए वोट लेकर आया था, वो जंगों का ख़ात्मा करने के लिए वोट लेकर आया था। क्या इस जंग में अमेरिका कूद सकता है? नहीं। मैं समझती हूँ कि ये जो हालात हैं इस वक्त हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तेल की फराहमी के पे जो है उसमें खलल पड़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वहाँ से जो एक थी कम्युनिकेशन वो जो है ज़रूर इंटरप्ट हुई है। तो ख़तरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और फिर इस वक्त मैं समझती हूँ मुस्लिम ममालिक भी, चाहे उन्होंने कोई मजबूती दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन एक कंडेमनेशन जो है ओवरऑल आई है हर तरफ से। और ये जंग जो है मुझे लगता है कि बढ़ने के बजाय सिमटेगी, क्योंकि चाइना और रशिया, उनका भी अपना किरदार बहुत अहम है। वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त किसी भी सूरत ईरान जो है वो फॉल करे। और ईरान का वहाँ पे रहना
उनके लिए, इस खित्ते के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि आज कल नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद ये एक जो है डायलॉग पर बात पहुंचेगी, और मेरे ख़्याल में जो है इसराइल भी अपना नुकसान मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अमेरिका भी इस तमाम लॉसेस को एनालाइज करेगा। वही देखेगा कि मिडल ईस्ट की जंगों में अब तक वो अपना कितना नुकसान कर चुका है, उनके कितने फ़ौजी हलाक हुए हैं, उनके कितने फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, क्या वो एक और जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। ये अलग बात है कि एक एक करके जो है सीरिया को, यमन को, ईरान के जो लेबनान के अंदर आप देखें कि जहाँ पे भी ईरान के हिमायती थे उनको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ख़त्म किया गया है। लेकिन मैं इस ऑपरेशन को रिजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दूंगी। इनकी ख्वाहिश ये थी कि इस एक रिवोल्ट हो जाएगा, आप टॉप ब्रास को उड़ा देंगे, तो नीचे से रिजीम चेंज हो जाएगी। देखिए, आई बिलीव कि इसमें ये इतना आसान नहीं है इस वक्त। आप सिर्फ जो ईरान को नुकसान हुआ है वो उन स्पाइस की वजह से हुआ है जो उनके अंदर मौजूद थे, जो इंटेलिजेंस फेलियर था उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हमने इसराइल में भी देखा है। उनका भी इंटेलिजेंस फेलियर है कि उनके वो ईरान के मिसाइल्स को रोक नहीं सके, और उन्होंने अगर ये प्रोटेक्ट किया था कि शायद ईरान को एक ही वार में जो है वो क्रश कर देंगे, उनकी वो इंटेलिजेंस भी जो है वो गलत हुई। और ये एक जो है पुराना फार्मूला है रिजीम चेंज का। सीरिया के अंदर भी आप ये देखें, एक इसी तरीके की हुकूमत जो है मुसल्लत कर दी गई। इराक़ की सूरत हाल हमारे सामने थी कि क्या हुआ। फिर उसी के बाद आप देखेंगे यमन, फिर जो है वो लेबनान, हर जगह पर यही तरीक़ेकार है। अब ये देखना है कि ईरान कितना जो है अपना रेजिस्टेंस दिखाता है। और इस वक्त जो है ना, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम दुनिया को वाकई यूनिटी दिखाने की बात है, वरना होगा यही कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। क्योंकि इसराइल को जो ख़दशा है वो उन तमाम मुस्लिम ममालिक से है जो अस्करी ताकत रखते हैं या न्यूक्लियर। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ द ओनली वन। तो पाकिस्तान अगला नंबर आपका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान का जाहिर है कि जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है, फेयरली स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया है। अगर आप उसका कंपैरिजन दीगर इस्लामी दुनिया से भी करते हैं तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इसराइल को कॉल आउट किया है, बल्कि इस जंग में आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, उसके तहत जो ईरान का राइट टू सेल्फ डिफेंस है उसके ऊपर भी बात की है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि आपका क्या अंदाज़ा है, असेसमेंट है कि अमेरिका अपने बहरी बेड़े मेडिटेरेनियन सी में मूव करता हुआ नज़र आता है, ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स जो है वो साइप्रस में मूव होती हुई नज़र आती है, रिफ्यूलर्स मूव किए जा रहे हैं। क्या करंट सिनेरियो में जिसमें इजरायली जो ईरानियन मिसाइल्स हैं वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हुए इसराइल में टारगेट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों को, ऑयल रिफाइनरीज़, उसके अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, तो इस सूरत में क्या ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में, लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें दीगर एक्टर्स शामिल हों, उसमें तब्दील हो सकती है? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो आई वुड रीइंफोर्स, आई थिंक सेंटर साहब कमरान ने जो कहा कि अच्छा ये रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट, दिस इज माय ओन एनालिसिस। जो बात हो रही है टर्की में हम लोग हैं कि बेसिकली अगर आप देखें ईरान को एक्सेस अगर आप माने और इसको गिराया जाता है तो टर्की ऑल्सो इज फीलिंग कि जी या लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे या राइट। राइट का मतलब है ईस्ट की तरफ पाकिस्तान है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टर्की है। नाउ देयर इज अ स्ट्रांग फीलिंग कि ये नहीं होना दिया जाएगा। टर्की उनके डिफेंसेस जरूर हैं, लाइक पाकिस्तान दे आर नाउ स्टैंडिंग विद ईरान। और टर्की में एक बड़ा अच्छा किसी डिफेंस मिनिस्टर कल बात थी कि हमारा बॉर्डर शुरू होता है फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर टू साइप्रस। ये उन्होंने कहा कि ये हमारी पैरामीटर है एंड वी हैव टू फाइट। एक तो ये है। अच्छा, जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन मूडी ने तो दो गुंडे हैं, देखिए एक नेतन्याहू है वेस्ट में और ईस्ट में है मोदी। ये प्रॉपर एफर्ट थी। अगर आप ताने बाने मिलाएं, मैं खुद भारत के कुछ चैनल पे जाता रहा 5 मई तक, जब शटडाउन उन्होंने किया हमें तुम्हें समझ आ गई तो 6-7 को अटैक होने वाला है। उसमें बड़ा क्लियरली कॉल्स थी कि ये ऑपरेशन होगा एंड देन दे वर कॉलिंग बीएलए, दे वर कॉलिंग टीटीपी एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जो के साथ बैठे हुए हैं पीटीआई कि जी आप पीछे से हमला करेंगे, हम आगे से करेंगे। तो आई थिंक देयर वाज अ लुक एट द कॉल जब आई, जिस पानी पीटीआई के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा आया वहाँ से कुछ खाना खासा दिल में कुछ गलत चीज हुई है। तो ये आप देखें, ये इतना नहीं, दिस वाज पार्ट ऑफ द इन्फो वॉर। फिर आप देखें देर साइड की रोन दिया गया है, पाकिस्तान के शहर कैप्चर हो गए। प्रॉब्ली दैट वाज द कैलकुलेशन। प्रिसाइसली वही आप कहने टूल किट जो है ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है, जहाँ से हम लोग इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं
कि जो टारगेटिंग थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसको डायरेक्ट हिट किया गया। दे अचीव सरप्राइज, और उसके अंदर आई थिंक अभी लोग जो पकड़े गए उसमें इंडियन एजेंट्स भी हैं। मेनली वजह आई थिंक खल्क है जो अंदर एजेंट्स का काम करती है, जो बाहर भी बड़े प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट इरानियन गवर्नमेंट, तो उनके लोग थे। तो ये आई थिंक दिस इज द ओवरऑल पैरामीटर, और या कह लें कि जो डिस्कशन का वो है, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला। पहले इंटरनल एक्सप्लोजन था, चाहे लिबिया था, सीरिया था, इराक था, नाउ इट इज यू यूज एक्सटर्नल फोर्स विद देखें जेडी वैंस जब गया था तो जब उसी दिन पहलगाम, तो इसमें आंख तो मारी गई थी कि ठीक है यार चढ़ाई कर दो, हमारा उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। एंड 4 दिन बाद जब फैंटी पड़ी उनको, तो एवरीबॉडी जंपिंग प्रिसाइसली दैट इज। अभी आते हैं जो सिचुएशन है यहाँ से देखा जाए तो इस वक्त इजराइल की देखें जो स्ट्रेंथ है वो उसकी थी बेसिकली डिफेंस सिस्टम में, और जोग्राफी को कहते थे कि हम इसको गार्ड कर सकते, दैट बिकेम इट्स वीकनेस। तो इजराइल की जोग्राफिकली आप हालत देखें तो इस्लामाबाद, पिंडी, जेलम तक का एरिया टोटल इजराइल है, और थोड़ी सी आबादी है। ईरान की जोग्राफिकल डेप्थ भी है, माउंटेन्स भी हैं, दे है माशाल्लाह, मतलब कई अरसे से लड़ रहे हैं उनके लिए। तो एक तो आई थिंक जो अभी तो मुज़ाहमत आपके ख्याल में ईरान जो है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जब हम बात करते हैं, हम वी आर कंपेयरिंग टू कंट्रीज, लेकिन उसमें इजराइल की बैक के ऊपर दुनिया भर के ताकतवर तरीन जदीद तरीन ममालिक जो हैं वो उसकी बैक पर हैं, मगरबी ममालिक उसकी बैक पर मौजूद हैं, उसको डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं। लेकिन 22,000 मुरब्बा 20 से 22,000 मुरब्बा किलोमीटर, 97 लाख से 1 करोड़ 4 लाख की पॉपुलेशन, दूसरी तरफ लगभग 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा, ईरान का एक बड़ी डाइवर्स किस्म का उनका टेरेन, और 8 करोड़ से ज़ायद आबादी, और एक लंबी हिस्ट्री, कई दिहाइयों की जंग में रहने की और तैयारी। तो आपके ख्याल में ये जो मज़ाहमत है, चंद हज़ार अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास हैं और उनके पास एक पोटेंट एयरफोर्स मौजूद नहीं है, तो ईरान आपके ख्याल में कब तक इसमें बड़ी भरपूर मज़ाहमत दिखा सकेगा? आई थिंक अभी तक डैमेज असेसमेंट आई थिंक आ गई होगी मीडिया पे। 3 बड़े एयर बेस हिट हुए उनके, औदा है नवते में जो ट्राइड था इजराइल एयरफोर्स का, टेलेनॉफ है। तो अभी आपको पता है कि 3 कमर्शियल एयरलाइंस हैं ईरान इजराइल की, एल है, इजराइल एयर, आर्किया, दे आर नॉट शिफ्टेड ऑल कमर्शियल एयरलाइन, ये कॉमन एयरफोर्स यूज करते हैं। ये अभी बैठे हुए हैं साइप्रस ऑफ ग्रीस में, और कल मुडी भी उधर गया हुआ था, नेतन्याहू भी वहीं पे था। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो स्पेस टू पार्क, तो अगर जो एयर पावर है इसको ग्राउंड पे मारा जाता है, डेट से डिनाई कर दिया जाता है। और द काइंड ऑफ आई थिंक ये 2 दिन से हो रहा है। इसमें हाइफा की एक ही बड़ी पोर्ट है जिसमें अडानी का भी आई थिंक $4 अरब की कुछ की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि लोग कह रहे हैं 70% वो विद अडानी, तो इंडियन इंटरेस्ट को भी हिट किया गया। तो मेरे ख्याल में जो हो रहा है कॉन्टिन्यूस, बिकॉज देखें ईरान की मिसाइल पावर की डेप्थ बहुत ज्यादा है। सही, इट्स नॉट लाइक दे हैव आई थिंक 100,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं, और उसके अलावा आई थिंक मिसाइल्स आर नॉट 1,000, मिसाइल्स आर लाइक 12 to 15,000, जिसके अंदर सिर्फ जो फतह 1 सिस्टम है जिसको खैबर शिकन कहा जा रहा है, दे आर लाइक 1200। और अभी उसकी आप देखें पहले सॉल्वो में, दूसरे में जाके टोटल 1.5 से यूज हुआ है। तो इसराइल की कैपेसिटी नहीं है। बाकी जो आपने डेप्थ की बात की, यस बिल्कुल वेस्ट को करता रहा सपोर्ट, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आई थिंक ईरान की सपोर्ट में लोग आए हैं, लाइक पाकिस्तान तो बड़ा ओपनली आया, मॉरल, और वो उसकी स्ट्रेटेजिक फॉल बैक पोजीशन बनती है, एंड सेम इज टू टर्की जो है। फिर आ जाते हैं रशिया, चाइना को आप डिस्कार्ड करें, चाइना की $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है, मोर देन सीपैक, और देखा जाए तो $60-70 अरब तो वो खर्च कर चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल खड़े हो गए। अभी खबरें कि चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 2-3 दिन से आ रहे हैं तेहरान में। रशियंस ने मुसीबत के टाइम पे शाही ड्रोन लिए थे, आई थिंक 1200 ड्रोन तो ईरान ने दिए। दिस द काइंड ऑफ ईरान कैपेबिलिटी जो है। तो ये 2 पावर्स भी आई थिंक इन केस ये मूवमेंट होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी मेडिटेरेनियन में, रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक मूवमेंट है इनकी, बल्कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास खड़ा है, इनका एक जहाज कल लैंड किया है इमरजेंसी में इंडिया में। तो इसका मतलब है कि फ्रांस के साथ भी इसी तरह है, आई थिंक हेलीकॉप्टर कैरियर मूव हो गए, और ये इनकी SOP ये तो रहता है, मतलब गल्फ में, रेड सी में, मेडिटेरेनियन में, दे आर ऑल सबसे बड़ी कमांड सेंट्रल कमांड है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इन केस दे वेंचर, तो फिर ईरान देखेगा कि उसके अंदर यू विल हैव रशिया एंड चाइना में भी इनडायरेक्टली इंटरवेंशन शुरू हो जाएगी। सही, इनडायरेक्ट हो जाएगी। मैं ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ, आप कुछ ऐड करना चाह रही? जी, मैं ही कहना चाह रही थी, देखें हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई US वॉरशिप मूव करती है, दे ऑलरेडी हैव अ बेस इन बहरीन, फिफ्थ फ्लीट उनकी वहाँ स्टेशन है। तो एक तो हमें ये लगा था कि शायद रीफ्यूलिंग सपोर्ट जो है शायद वो देने वाली है जो फ्रॉम सी, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना किसी के भी मफाद में नहीं है, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड।
वी इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है टूवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं होगा कि एक फ्री स्पेस मिल जाएगी इसराइल को और अमेरिका खुले आम उनकी हिमायत में आ जाएगा, बिकॉज आई थिंक उनको अपनी इकॉनमी, क्योंकि जो खुद ट्रम्प की एक अपनी प्रायोरिटी है वो उसको भी कैलकुलेट करेगा। वो ट्रेड की भी बात कर रहा था, उसको ये पता है किसकी इम्प्लीकेशंस फिर बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज से आएगी, और उसको वो काफ़ी, मैं नहीं समझती कि वो अपनी अचीवमेंट्स को जो है रोल बैक करेगा। आई बिलीव, मेरा अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है कि या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल होगी या फिर ये होगा कि अमेरिका किसी भी तरीके से वास्ता बिलवास्ता जो है एक डायलॉग का या एक रिस्ट्रेंट का जो है अमल वो शुरू करवाएगा, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इस वक्त थम जाए। क्योंकि अगर तो ये होता ना एक गो के अंदर ये इतना डिवास्टेटिंग होता कि वो क्रश कर देते ईरान को और एक दिन में सब चेंज हो जाता, वो नहीं हुआ। नाउ दे हैव टू एस्टिमेट कि ईरान की अपनी स्ट्रेंथ भी क्या है। और दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं समझती, जो भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट चाइना की है, रशिया के अपने मफादात हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा। वो ब्लैक वाटर तक उसने यूक्रेन को नहीं आने देना था, तो ये एक यूक्रेन के साथ वॉर हो गई, उसने वो एक नाटो का उसको नहीं बनने दिया मेंबर। तो वो ये नहीं करेगा कि एक इनको फ्री स्पेस जो है दे देगा ईस्ट में कि आप आ जाएं और आप यहाँ पर ईरान को एलिमिनेट कर दें। कहीं ना कहीं ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं आपके पास वापस आता हूँ। और ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जो बहरी बेड़े हैं, जो खासतौर पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये जो 5th फ्लीट बहरीन जहाँ आप मेंशन कर रहे हैं, समहाउ दे आर नॉट यूजिंग दैट एरिया। वहाँ से जो USS निमिट्स है वो 7th फ्लीट की तरफ गया था, वहाँ पर USS रोनाल्ड रेगन और वहाँ पर थियोडोर रूजवेल्ट, इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे मूव करेंगे, बट वो एग्जैक्टली वो उस दौरान मूव करके उन्होंने उसी को मेडिटेरेनियन सी, बहिरे रूम की तरफ मूव किया। पंजोता साहब, पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर स्टैंस लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है? ये एक फेयर पोजीशन है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है? कंपैरेटिव एनालिसिस में तो हमने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। दीगर ममालिक के मुकाबले में हम देखें, हम उनका जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वही जो हमने इंडिया के खिलाफ अपना इस्तेमाल किया था। व्हाट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन ऑन दिस? पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ साहब ने मौका दिया जी। देखिए, बात यह है कि जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो या मामला ईरान वाला जो है वो है, और इसके अलावा भी जहाँ भी मुसलमानों का मामला है, तो पाकिस्तानी जितने भी हैं उनका दिल जो है वो धड़कता है मुसलमानों के साथ, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। ये सूरत हाल जो पेश आ चुकी है, मैं समझता हूँ कि जैसे अमेरिका खुल के आ गया है उनके साथ, इसराइल के साथ, और हमेशा से आता है, इसी तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक को बिल्कुल खुल के साथ देना होगा और मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तभी ये मामला जो है वो हल होगा। खाली मजम्मतें, खाली करारदादें पेश करके तो इस मामले का हल नहीं निकला जाता। जब आप इकट्ठे होकर तमाम ममालिक जो है बैठेंगे और इस पर लायामल देंगे, और जो आपके सामने तमाम मुल्क हैं वो उनको टफ टाइम देंगे। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपकी इकॉनमी कहीं ना डूब जाए, मैं बच जाऊं, फलाना डूब रहा है वो डूबता रहे, या थोड़ा लीनियट व्यू ले लूं, तो इससे जो है ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है जी, पूरी पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। ये जो हुकूमत है फार्म 47 की, इसको तो हम एडमिट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है या पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मुसलमान अपने भाइयों के साथ मौजूद है, खड़े हैं हम, और इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह से हम जारी रखेंगे। इस वक्त जो पूरे खत्ते में जो सूरत हाल है, जो ईरान ने जिस तरह जवाब दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा को उन्होंने फ़ख्र जो है वो सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और एक एक आप वीडियो देखें, एक एक चीज़ देखें, एक एक कमेंट देखें, लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो देखें, जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया, और जिस तरह से एक फ़लस्तीन के ऊपर ये सारी जो एक पूरा इन्होंने वार जो है वो की थी, पूरा वहाँ जिस तरह से इन्होंने सारा किया, हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया, बच्चों के ऊपर जिस तरह जुल्म किया, तो उसके बाद ऐसी सूरत हाल थी कि इस तरह का जवाब जो है वो एक रोशनी की किरण थी कि हमें जो ही नजर आता गया तो एक खुशी की लहर मुसलमानों के अंदर दौड़ उठी। और जो जज्बा आज से आप देखें कि शोदा करबला के वो वाक़यात आपके सामने, वो तमाम चीज़ें जो हैं, जिस तरह मुसलमानों ने जंगें लड़ी, वो हर एक चीज़ से, हर एक पिक्चर सामने
नजर आ रही थी दोबारा से, और वो जोश जो है, वो जज्बा जो है, वो एक कुव्वत ईमानी जो है वो जो है वो उजागर हो रहा था। तो सही। इस तरह जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें जो है वो इसराइल क्या पूरी दुनिया के जितने भी ये काफिर हमारे हवाले से हमारे मजहब के ऊपर अटैक करते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के ऊपर अटैक करते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर अटैक करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए कि हमारी किस तरह जज्बात जो है जुड़े हुए हैं। नो डाउट ये करप्शन, ये मामलात, ये पैसे की लत, जिसकी वजह से ये जो है हमारे अंदर इस तरह से प्रॉब्लम्स आए हैं मुसलमानों के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर, लेकिन इनसे बालातर हो के हमें उस जगह पर होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए जहाँ पर आज फ़लस्तीन, जहाँ पर आज जो है वो जिस तरह से ईरान खड़ा है, जिस तरह से बाकी ममालिक खड़े हैं, तो हर एक को उसके अंदर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। सही। नईम बुझोदा साहब मेरे साथ ही रहिए, ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ ही रहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ये भी बात करेंगे कि इस तमाम वक्त के दौरान हम देख रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ का बाजार भी गर्म है। पाकिस्तान को कहीं पर यह करार दिया जा रहा है, बहुत सारे इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कि गालिबन पाकिस्तान ने कोई वेपन सप्लाई की है ईरान को, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो शायद कोई सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मूव कर दिए हैं। इसका क्या मकसद हो सकता है? वाई पाकिस्तान इज़ बीइंग ब्रॉट इनटू और ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली बाय इंडियन अकाउंट्स, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसके ऊपर अब एक हैरान कुन चीज़ है जो मैं आपके सामने रखूँगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हेरसे चल रही है, रूमर मॉन्गरिंग हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये कहीं से बयान आ जाता है, कहीं फेक न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देंगे, पाकिस्तान जो है वो अपनी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने मिसाइल्स की सप्लाई ईरान को कर दी है। वाई पाकिस्तान इज़ सेंटर ऑफ अटेंशन यहाँ पर, और क्यों फेक न्यूज़ क्यों पाकिस्तान के मुतल्लिक इतनी आ रही? जी, आई थिंक इसमें 2-3 रीज़न है। देखें, एक तो बड़ा क्लियर है कि भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो उसमें किसके ड्रोन थे जहाँ आ रहे थे और किसके 150 ऑपरेटर बैठे हुए थे, इट इज नोन। और इनके स्पेशल फोर्सेस ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, तो लोग समझते हैं, दे थिंक कि जिस शटल करने का टाइम है ये हिंदू और यहूद समझते हैं, इजराइलीज हैं, वी डोंट। बाकी देखें, डिसइंफॉर्मेशन का अगर आप देखें ना, कुतुब मीनार दुनिया में 2 हैं, एक इंडिया है और एक इजराइल है। और दैट्स व्हाई आई थिंक नाउ पीपल आर सरप्राइज्ड कि दोनों के जब जबड़े टूटे कि यार ये तो एक बेसिकली बबल था, एंड दैट इज आई थिंक प्रिसाइसली फ्रस्ट्रेशन। दूसरा जो पॉलिटिकल आई थिंक पाकिस्तान ने स्टांस लिया राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग, जब गए थे इस लड़ाई से पहले ईरान गए थे, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल। उसने कहा था कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम सपोर्ट करेंगे। देन इट वाज आई थिंक जो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा रिवर्बरेट कर रहा है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और टर्की में, एंड पीपल आर सेइंग यार जने के बच्चे हैं और बड़ा स्टांस किया। एंड देन आई थिंक आज सुबह सागदार साहब ने भी बड़ा क्लियरली मेंशन किया, पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे पीपल्स पार्टी है, पीपीआई, सब ने सपोर्ट किया है, विच इज गुड। मौलाना साहब ने किया। तो एक आई थिंक देखिए मॉरल स्टांस से भी इनको बड़ी तकलीफ होती है, छोटे हैं ना, कबूतर के दिल के हैं, क्योंकि बात ही ना करे। तो व्हेन दे सी इट, और फिर इसको लेट्स से इस्लामिक वर्ल्ड पूरा कनेक्ट करता है। एक थोड़ा ऐड कर दो, एक कॉन्वॉय चला हुआ है ट्यूनिस, अलजायर और लीबिया से, जो मिस्र के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, टू ब्रिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा का हम ब्लॉकेड तोड़ेंगे, और सीसी साहब को भी मुसीबत पड़ी है। नाउ पीपल आर लुकिंग एट कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो पाकिस्तान का एक तो कंडक्ट था अगेंस्ट इंडिया, आई वुड से 99% सपोर्ट थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में। और अभी जो लिया है ईरान के अंदर भी आई थिंक बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि अल्टीमेटली देखें, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात है, ये भाइयों में ही होती है, ठीक है, आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं। आई थिंक दीज आर द रीजन। तो उसमें करते रहे, मैं तो कहता हूँ कि बल्कि मैंने कहा यार कंपनी की और मशहूरी हो रही है, इन पर दहशत फैलने दे, और वी हैव द कैपेबिलिटी अल्लाह के फजल से। आई थिंक आज सागदार साहब ने कहा कि दे शुड नो इट, उन्होंने नाम लेके बोला कि दे शुड फॉरगेट अबाउट इट, और उसमें डेफिनेटली नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी है। तो ये बेसिकली सब फियर फैक्टर करते रहे। मैं तो कहता हूँ ये कंपनी की मशहूरी के लिए बड़ा अच्छा है। सही, दहशत फैलती है तो फैलने दे कंपनी की मशहूरी। ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ ही रहिए, ज़रा बजट वाले मामले के ऊपर भी आ जाते हैं। और हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया है। अब ये हैरान कुन है कि गुज़श्ता चंद माह में जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस $15 से $20 फ़ी बैरल कम हुई,
तो पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को बरकरार रखा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाया और पाकिस्तान के अवाम को बताया कि हम ये क्वेश्चन जो है इससे पैसा इस्तेमाल करेंगे, बलूचिस्तान में कोई सड़क होगी, कोई मंसूबा होगा। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में अभी उस मकाम पर भी नहीं पहुंची जहां से नीचे आई थी, तो हमने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत आने वाले दिनों में अगली फोर्टनाइटली, अगले 15 दिन जो होंगे उसमें शायद इससे ज़्यादा इजाफा करने जा रही है। तो क्या हुकूमत इस तेल को एक मनी मिंटिंग मिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो तो आप कम ना करें, बढ़ना शुरू हो तो आप फौरी तौर पर बढ़ा दें। इसकी क्या लॉजिक है, ये भी हैरानकुन है। लेकिन बजट वाले मामले पर पंजाब का 5,000 रुपए से ज़ायद का बजट पेश हुआ है, तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन जो वफाकी बजट है उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि मुशावरत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुशावरत होनी चाहिए। इनको अवाम मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं, मुशावरत उनकी है और वो ही अवाम को जवाबदेह होते हैं। इसलिए यही लाजिम था इस हुकूमत पे, पार्लियामान की कमेटीज जो है, ये पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उनको एतमाद में ले प्री बजट इनको सेशन करना चाहिए था। प्री बजट तो सेशन हुआ कोई नहीं। और अब इसको कैश करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। असद कैसर साहब ने जो मुलाकात की है राजा परवेज़ अशरफ साहब से और उन्हें ये कहा है, ऑफ़र किया है कि आपको अगर बजट नहीं पसंद आ रहा तो आप बजट पास ना होने दें, आप वोट ना दें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इस ऑफ़र पे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने रखने लगा हूँ, ये ऑफ़र देने का मतलब तो ये है कि आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं आए मिलकर हुकूमत गिराते हैं? नकवी साहब, बात यह है कि असद कैसर साहब अगर बजट के हवाले से मिले हैं तो ये बजट जो है ये आवाम के साथ इसकी जो है वो मुशावरत होती है, इंटरेस्ट जो है मैच होता है, क्योंकि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली आवाम के साथ उसका तल्लक होता है। तो उसके लिए अगर वो मिले तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ कोई मिल के आगे जो है वो सेटअप को गिराना चाहते हैं या मिल के आगे कोई सेटअप नया बनाना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। एक काज के ऊपर उन्होंने जाकर बात की, वो भी सिर्फ मुल्की बजट पास ना होने का मतलब यही है कि हुकूमत गिर जाएगी। देखिए, बजट अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये बजट जो है ये ठीक नहीं है और उनसे मुशावरत भी नहीं की गई, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनके मुताबिक नहीं चला, तो फिर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़ह करे ना। पीपल्स पार्टी फिर क्यों हिस्सा बनी हुई है, उधर हिस्सा बनी हुई है, उधर मरात ले रही है। एक तरफ कहते हैं जी बिल्कुल ना हम जीते हैं ना ये जीते हैं, दूसरी तरफ आप तमाम जगहों पर आप उनके साथ फिट बैठे हुए हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक DPO DCO तमाम पटवारी तक मामलात आपने सेटल किए हुए हैं और चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आप दिखाने के दांत और असल के और, तो ये नहीं होता। तो आप आए, आप मौक़िफ़ लें, हमारा तो यही मौक़िफ़ है। सेकंड बात यह है कि अवाम का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर यूँ है जैसे एक बारूद की मानद है। इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आप पेट्रोलियम की कीमतें देख लें, इस वक्त जो आपने बात की है 64 जो डॉलर बैरल रेट जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। उसके मुताबिक इनको चाहिए था कि ये 100 से भी नीचे लेकर आते पेट्रोल को, क्योंकि PTI की जब हुकूमत की थी तो उस वक्त 117 जो है वो डॉलर फी बैरल रेट था और उस वक्त 149 149 रुपए के ऊपर 149 रुपए का पेट्रोल था। तो आप 120 100 से नीचे आप लेकर आए, आप नहीं लेकर आ रहे क्योंकि आप किसके मुताबिक चल रहे हैं, जो आपको लेकर आए हैं। तो जब आप उनके मुताबिक जब आप हैं ही इलिजिटिमेट तो फिर आप काम ही वो करेंगे जो आपको देंगे। लिखे लिखाए आपको बजट आ रहे हैं, लिखे लिखाए आपको फैसले मिलते हैं, लिखे लिखाए तमाम तरह चीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो इनके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं। तो लिहाजा अगर इनके अंदर इखलाक की जरा भी जरूरत है तो इनको चाहिए नहीं कि ये सेटअप के अंदर बैठे, इस्तीफा दें और घर जाएं। सही। सहर कामरान साहबा, कोई लॉजिक है? हुकूमत को अब लेवी जो बढ़ा दी थी उसको कम करना चाहिए था। आवाम को जो है वो बराह रास्त आपने इंटरनेशनल मार्केट का बर्nt तो पहुंचाना है, लेकिन जब उसमें रिलैक्सेशन होगी तो आपने लेवी बढ़ाकर कमाना है। इसकी क्या लॉजिक है? और दूसरा, बजट मौजूदा सूरत में खप्पे या ना खप्पे? मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। पहले मैं र्यूमर्स के ऊपर एक कमेंट करना चाह रही थी। देखिए, मैं समझती हूँ जो पाकिस्तान को लेकर अब जो र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं,
उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। लेकिन एक बात को हमें सामने रखना होगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के दिफा के लिए और ख़त्े में अमन के लिए है। तो लिहाजा इसको लेके अगर किसी किस्म की अफवाह साजी होती है, AI जनरेटेड जो है वो हम समझते हैं कि क्लिप्स आते हैं, तो उनको रिजेक्ट करना और आवाम का मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी अमन के सफ़ीर बन के दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर कर रहे हैं। अब जो आपने बात की, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हम पेट्रोल लेवी को भी रिजेक्ट करते हैं, हम सोलर के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, हम जो मंसूबों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है जो सिंध के हैं हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। अगर इस हुकूमत ने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त की और पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया, तब तो हम वोट करेंगे। अदरवाइज़ वी हैव अ क्लियर एक हमारा फ़ैसला है, पीपल्स पार्टी विल नॉट वोट फॉर दिस बजट। ना ये अवाम के मफाद में है, ना ही ये जो है वो हुकूमत जाए तो जाए। देखिए, हुकूमत जाएगी, हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी इज़ सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीपल्स पार्टी इज़ सपोर्टिंग पार्लियामेंट। इस हुकूमत को सोचना है कि इनको जाना है या नहीं जाना। खाली एक जमात नहीं है ऐवान के अंदर। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो दूसरी हुकूमत बनाए। दूसरी हुकूमत फिर कैसे बनेगी? आप और इनके ही मिलाकर देखिए, वोट बनते हैं, बाकी तो किसी के नहीं बनते। बात ये है, सियासत में अलायंस बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमने बहुत वजाहत के साथ बता दिया है कि अगर आप HEC का बजट 4.8 से 2.8 करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप जो है ये जो सोलर पे आपने लगाया है सेल्स टैक्स, आप इसको वापस नहीं लेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पे PWD ख़त्म होने के बाद सिंध को उसके मंसूबे नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप 400 बिलियन के जो M6 का प्रोजेक्ट है सक्खर हैदराबाद का, उसके लिए आप 15 करोड़ रख के हमें लॉलीपॉप दिखाएंगे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जो पानी का मंसूबा है K4 उसको शेल्फ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कराची का सीवेज का मंसूबा है उससे आप किनारा कशी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से साउथ पंजाब को बिल्कुल वहाँ पर आप ये देखें कि उनके मंसूबों को जो है बिल्कुल एक तरफ रख दिया गया है। देखें, पाकिस्तान सिर्फ जो है सेंट्रल पंजाब नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अब कि अगर कोई भी और मुल्क होता, कोई भी और मॉडल होता हमारे सामने, तो हुकूमत की दौड़ें लग चुकी होती कि उनकी हुकूमत जिसके वोट पर खड़ी हुई है वो कह रहे हैं हमें ये भी नहीं मंजूर, ये भी नहीं मंजूर, ये भी नहीं मंजूर, वो आपको अप्रोच ही नहीं कर रहे। बात ये है कि ये उनको जो इत्मीनान है उनका इत्मीनान उनकी जो है ना वो हिलने वाला है। वो अभी जो अभी ये सोच के बैठे थे ना कि जी बगैर ना कोई वजीर ना कोई मुशीर, खाली ऐवान होता है, ना उनको पीपल्स पार्टी विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। पीपल्स पार्टी कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। पीपल्स पार्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। देखिए, हमने ये कहा कि आप तनख्वाहें बढ़ाएं, आप जो है वो इधर से कान मरोड़ते हैं। आप कहते हैं जी आपकी सैलरी से टैक्स कटेगा, फिर आप बैंक में पैसे डालेंगे, फिर उस पर कटेगा, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर उस पर कटेगा, फिर आप बाजार जाएंगे, फिर उस पर कटेगा। यानी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ जो है आपने सिर्फ आवाम पे डालना है। बिल्कुल संभाल लें। वीट ग्रोअर को 1 साल के अंदर 2.2 के साथ आप वोट नहीं देंगे। 2200 बिलियन 2.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। इन्होंने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया, इन्होंने कपास को तबाह कर दिया। इन्होंने मतलब ये कौन सी ऐसी हुकूमत है? हमने तो यही पढ़ा था, हम यही समझते थे पाकिस्तान एग्रो बेस इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहते थे ज़राअत को। इन्होंने तो किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो लोग जो फ़ख्र से कहते थे कि हम जो है ग्रोअर हैं, इन्होंने उनके हाथों में कशकोल पकड़ा दिया। और इनकी वजह से आज ये हो रहा है कि आप ये देखें पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट बेगर्स एक्सपोर्ट कर रहा है। लहजे में बगावत और सरकशी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो हमें बता रही है कि आइंदा का जो मंजरनामा है, पंजोता साहब ये बताएं कि वैसे तो हुकूमत मुतमईन है, कहते हैं साईं जानन ते गाई जानन, हम संभाल लेंगे, हमें कोई पीपल्स पार्टी से ख़तरा नहीं है, पीपल्स पार्टी साथ ही है। लेकिन अगर शहर कामरान साहब जैसे कह रही हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदगी में नो वोट फॉर द बजट, गवर्नमेंट जाती है जाए, उस सूरत में होगा क्या फिर?
क्या आप और ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे इन्हीं वोटों के साथ, या नकवी फिर साहब जो आपका मुतालबा कुछ और नकवी साहब जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं ना, वो तो यूं ही है कि आप बस आपको जो मर्जी कह लो, गालियाँ निकालो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको नहीं पड़ता। तो जिसको फ़र्क पड़ता है उसे तो पड़ता है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ अगर ये रखती है कि ये ठीक नहीं है तो बिल्कुल फिर साइड पर हो जाना चाहिए। आज तक भी जो सारा जुल्म फस्तायत हुई है 2-2.5 सालों के अंदर, जो सारी सूरत हाल हुई है उसके ये पार्टनर रहे हैं। किसान कोई आज से नहीं है, पिछले साल का आप रेट उठा कर देख लीजिए, उसमें भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी ने इसको रेज किया और पीपल्स पार्टी आपने ने एटलीस्ट पिछले साल सिंध के अंदर कुछ देने की कोशिश की। गंदम, लेकिन आप गंदम की बात करें, देखिए मैं गंदम की बात सबसे पहले अगर नेशनल असेंबली में मैंने की थी। जी जी आपने की होगी, लेकिन बात करने का नहीं है। आप असूली तौर पर मौक़िफ़ ले, आप साइड पर हो जाएं, ठीक है। हुकूमत तो गिर जाएगी ना, आप साइड पे होंगे। जब आप उसका हिस्सा होंगे तो फिर इट्स मीन कि आप सिर्फ अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए पॉइंट्स तो ले रहे हैं, आपको आवाम में पजीराई मिले, लेकिन प्रैक्टिकली आप काम नहीं कर रहे। बात ये पीटीआई किसान सिक्योरिटी दिखाए। मैं आपको बताता हूँ कि ठेकेदार, मैं अपनी ज़मीन जो है वो ठेके पे दी हुई है, इसलिए क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, तो ठेकेदार भी भाग रहे हैं। इस दफ़े भी मैंने ठेकेदार नया ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे ठेकेदार मिल जाए जो मेरी ज़मीन ले ले। रीज़न क्या है कि गंदम जो है 30,000-40,000 रुपए फी एकड़ उसके ऊपर नुकसान हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि बराबर खाद किधर पहुंच गया है, तेल किधर पहुंच गया है, डीजल किधर पहुंच गया है, बीज किधर पहुंच गए हैं। किसान रुल रहा है अपनी गंदम देने के लिए। आवाम जो है वो देख रही है कि कहां पर उन्हें रिलीफ मिल रहा है। मुझे दिखा दें कि ज़राअत के अलावा कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई रिलीफ दिया गया। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। मुझे ब्रेक पे जाना है। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, सहर कामरान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे एम्बेसडर जौहर सलीम, और बात करेंगे मिडल ईस्ट की इवॉल्विंग सिचुएशन पर आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मिडल ईस्ट मशरिक वस्ता एक बड़ी जंग के लपेट में नज़र आता है, और पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ खड़ा है, किस किस्म के ख़तरात पाकिस्तान को लाहक हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन हैरान कुन है कि 96 घंटों में मार्के ने बड़ी हैयत तब्दील की है। 96 घंटे पहले लगता ये था कि इसराइल का हमला इतना डिसाइसिव है, इतना अचानक, इतना सरप्राइजिंग है कि जिसने ईरान को एक तरीके से मफलूज करके रख दिया है। उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उसके साइंटिस्ट, उसके इंटेलिजेंस के अफराद, अहलकार, उन तमाम के तमाम को एक ही झटके में शहीद कर दिया गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान शायद अब ये सकत ना रखता हो कि वो स्ट्राइक बैक करेगा, लेकिन गुज़श्ता 96 घंटों में 4 से 5 ऐसे बड़े हमले हो चुके हैं जिसने वो तकब्बुर और रऊनत जिसका इजहार बिल्कुल आगाज़ में किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के फ़ौरन बाद एक ट्वीट करके ये कहा कि मैंने ईरान को चांस पे चांस दिया, एक के बाद एक मरतबा उनको कहा, लेकिन उन्होंने शायद इसको लाइट लिया। उनको अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा हमला उनके ऊपर होने वाला है। वो लोग जो बहादुरी से बात कर रहे थे लेकिन हार्ड लाइनर्स थे, अब तमाम के तमाम मर चुके, और सबसे बेहतर यही है कि ईरान अब डील कर ले। लेकिन गुज़श्ता 96 घंटों में ईरानियन मिसाइल्स ने जिस तरीके से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके सक्सेसफुली 10% से ज़ायद जो मिसाइल्स हैं उन्होंने हिट किया है इसराइल को, उसके बाद सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले ईरान को हुक्म देते हुए नज़र आ रहे थे कि डील कर लें, अब उनके लहजे में हल्की फुल्की इल्तजा का अंसर शामिल हो गया है कि कोई डील की जानिब बढ़ना दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, और अगर व्लादिमीर पुतिन इसके लिए कोई सालसी का किरदार अदा करते हैं तो वो उसका भी खैर मकदम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ भी हैं, कि ये जो लड़ाई है इसकी हैयत कितनी तब्दील हो सकती है, कितना अरसा मज़ीद जारी रह सकती है, क्या ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसको सस्टेन करने के लिए काफ़ी है। जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जिस ऑब्जेक्टिव से इजराइल ने यह हमला किया था कि हम ईरान की जौहरी कुव्वत बनने की सलाहियत को ख़त्म करने के लिए ये हमले कर रहे हैं, और एक डिसाइसिव ब्लो दिया गया है, मुख्तलिफ उनकी फैसिलिटीज़ को हिट किया गया।
अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं आई कि वाकई कोई रेडिएशन कहीं पर रिपोर्ट गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक तो ज़रूर हुई है, लेकिन IAEA हो या फिर इंटरनेशनल वॉच डॉग्स, उनकी जानिब से ऐसी कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई। तो क्या ये लाइकली है कि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये हमले जारी रखेगा? जी बिल्कुल लाइकली है। देखें, इसमें जो अमेरिका है और इजराइल, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक हैं। बेशक उनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, और उसमें भी कोऑर्डिनेशन का अंसर जो है वो शामिल है। अमेरिका में तो बहुत से जो मुबसरीन हैं वो ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प, खसूसन जो राइट विंग मुबसरीन हैं, कि ट्रम्प की और नेतन्याहू की आपस में कोऑर्डिनेशन शुरू से थी। ये जो मुज़ाकरात जो उन्होंने शुरू किए ईरान के साथ अमेरिका ने, और जो एक अल्टीमेटम दिया था 2 महीने पहले, उस वक्त से अब तक अब जो इजराइल ने किया उसमें उन्होंने शुरू में अटैक किया नतान्स पे में, जो एक रिचमंड प्लांट वहाँ पे हैं। फिर उसके बाद फोटो बहुत अहम जगह है जहाँ पे, वहाँ पे उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। तो बाकी और साइंटिस्ट पे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है उस पर जोर था कि उनको टेक आउट किया जाए। और फिर जाहिर है कि उनकी जो हाई कमांड है, लीडरशिप वगैरह की भी ईरान ने रेजिस्टेंस काफ़ी दिखाई है। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो कमेंट्स अभी लेट्स से कि मेरे 2 दिन पहले थे, उसमें और अभी कोई तब्दीली ख़ास उस तरह से नहीं आई। मिसाल के तौर पे ये उस वक्त भी थी बात कि 90% को वो रोक लेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, 10% जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकेंगे। तो अभी भी आपने जैसे कहा कि वो वही शर्त है अभी। लेकिन अच्छा, ये भी मालूम था कि ईरान के पास मिसाइल्स जो हैं उनकी तादाद में कोई ज़ाहिर हाथी तौर पर किसी को नहीं पता। ईरान ने कहीं 3000 भी क्लेम किए हैं, लेकिन उस पर भी जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल है कि 2000 के करीब हैं। अब ये एक अच्छा खासा नंबर है, बट स्टिल इट्स अ फाइनाइट नंबर है, कोई अनलिमिटेड तो नहीं है। अब तो इस सिचुएशन में वो कोई मजीद उसमें इजाफा नहीं कर सकते। फिर जो है, जो उनकी कमज़ोरी है कि उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है। बेसिकली उनका सारा दारोमदार जो है वो प्रोजेक्टाइल्स पे है, मिसाइल्स पे, रॉकेट्स पे, और जो है फिर ड्रोन्स पे। तो दूसरी तरफ जो इजराइलीज हैं उनके पास तो जाहिर है जदीद तरीन जो F-35s हैं, F-15s, F-16s, जो लेटेस्ट जनरेशन के जो लेटेस्ट ब्लॉक्स होते हैं F-15 और F-16 के, जिसको कहते हैं, तो वो बड़े प्रेसिशन हिटिंग कर सकते हैं। अब वो जो है, अब ये ठीक है बात कि जो कैजुअलिटीज़ हैं इसराइल के लिए लेना उनको मुश्किल होता है, बिकॉज उन मुल्कों में कैजुअलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। और वो कहते हैं ना कि ये वो बॉडी बैग्स नहीं ले सकते वो मुल्क जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं या इसराइल है। तो और इसराइल ज़ाहिर है 10 गुना छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से ईरान से। सिर्फ उनकी जो उनकी नॉन अरब पॉपुलेशन जो उनकी है वो तो सिर्फ 70 लाख है, उसमें से भी 7 लाख तो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। वो एक और एलिमेंट है जिस पे मैं आऊँगा। तो वो बिल्कुल है, जो इजराइल की, जो ईरान की रेजिस्टेंस थी, उसको किसी को ये शक नहीं था कि वो ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स की स्ट्राइक्स करेंगे और वेव्स आएंगी इसकी एक के बाद एक जो है। और ये भी शक नहीं था कि उसमें से कुछ जो हैं, कोई 10% या उससे कम जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। उनकी जो 3 लेयर डिफेंस शील्ड है, जो वो आयरन डोम और डेविड स्लिंग और फिर एरो 3 मिसाइल्स की, तो वो बिल्कुल हम देख रहे हैं। और जानी नुकसान इसराइल के लिए बिल्कुल बढ़ रहा है अब, लेकिन लगता ये है कि वो इसको सस्टेन करेंगे फिर भी। और जो है, क्योंकि उसकी अभी भी जो शरह है नुकसान की, बिकॉज वो ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अब वो डैमेज कर रहे हैं, और वो कैपेबिलिटी अगेन उनकी ज़्यादा है। वो सस्टेन करेंगे। लेकिन अब जो हम ये डेवलपमेंट होते देख रहे हैं कि अमरीकी बहरी बेड़ा USS निमिट्ज मेडिटेरेनियन सी की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है। साइप्रस में एक्टिविटी जो है वो ब्रिटिश एयरफोर्स की देखने में आ रही है। रिफ्यूलर्स उनके वहाँ पर पहुँच गए हैं, जिसका मतलब ज़ाहिर है कि अंदाज़ा यही होता है कि वो एक बड़े एरियल स्ट्राइक और एयर में, हवा में रिफ्यूलिंग की तैयारी के वो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसराइल को, इसराइली तैयारों को फराहम करें, विच मीन्स के ये मामला, इसमें मल्टीपल जो एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो अगर इसराइल की तरफ से ये मेजर एक्टर्स शामिल होते हैं, डू यू सी ए चांस कि रशिया फॉर दैट मैटर या फिर टेसिटली चाइना जो है वो इसमें कोई किरदार अदा करेगा और रशिया ओपनली शायद ईरान के साथ खड़ा हो जाए? क्या ऐसी कोई मुमकिन सूरत हाल आपको बनती हुई नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं अपने कमेंट्स में ये काफ़ी कह चुका हूँ कि जो इसमें अब असल जो सिचुएशन है
वो ईरान और इसराइल से ज़्यादा इस पे आएगी कि अमेरिकन जो हैं वो कितना इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अमेरिकन के पास तो B-2 बॉम्बर्स हैं जिसमें वो फिर जो है ना वो बंकर बस्टर्स जो हैं वो बहुत ही जो है ना ह्यूज बॉम्ब्स होते हैं जो बहुत नीचे तक जाके डैमेज कर सकते हैं, वो भी फेंक सकते हैं। फिर बाकी भी जिस तरह आपने जिक्र किया बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी भी यूरोपियन मुल्क अपने एसेट्स मूव कर रहे हैं। तो अगर वो इसको ज़ाहिर है जो ईरान की रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं उसमें ये भी था कि वो कुछ हमले कोई अमेरिका के किसी बेस पे कर दे, और वो बेस जो सी अरब मुल्कों में ही है सारी वहाँ पे, या फिर वो कोई जो आबी गुजरगाहें हैं जिस तरह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, अब नया हॉर्मज़ उसको बंद कर दे, जो है वो आसान भी है लेकिन फिर उसके मुज़म्मरात बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। तो मेरा ये ख्याल था कि जो ईरान की जो सबसे ज़्यादा उनके लिए इसमें से बेहतरीन रास्ता निकल सकता है वो ये है कि चाइना और रशिया इस पे स्टैंड लें। पहले तो डिप्लोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करें इस चीज़ के लिए कि इसको रोका जाए और ईरान को कोई रास्ता दिया जाए, और दूसरा फिर अगर वो देखें कि इस तरह बात नहीं बन रही तो फिर वो कोई इंडिकेशन इस किस्म की भी दें कि वो मिलिटरीली मिसाल के तौर पे ये नहीं कि डायरेक्ट बूट्स ऑन द ग्राउंड या कोई ऐसी चीज़ या स्ट्राइक्स, बल्कि इस तरह के वो वेपन्स देना शुरू कर देंगे ईरान को, क्योंकि ईरान भी तो रशिया को मिसाइल्स देता रहा है, ईरान भी तो रशिया को ड्रोन्स देता रहा है उनकी यूक्रेन में जंग के लिए। इसी तरह चीन के साथ तो आपको पता है ईरान के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं बहुत ही अहम है, $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर आधा तेल जो है ईरान का वो भी चाइना लेता है, तो चाइना के लिए और रशिया के, फिर स्ट्रेटेजिकली भी चाइना और रशिया के लिए ईरान बहुत अहम है, बिकॉज उनके जो मुल्क हैं जो उनके लेट्स से कैंप अगर हम उसको कह सकें तो उसमें जो है वो बहुत थोड़े से हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान को कलीदी अहमियत हासिल है, उस सेंस में कि एक जो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड दुनिया का बन रहा है जिसमें एक साइड पे मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, तो दूसरी तरफ वो चाइना है और रशिया है और नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। तो इसलिए बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, और ये मैं पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में कह चुका हूँ कि चाइना और रशिया का जो रोल है वो ईरान के लिए बहुत अहम होगा और आने वाले बहुत अहम होगा। लेकिन अभी आपने आबनाए हुर्मुज़ का मेंशन किया, अभी तक ईरान ने इस हवाले से उस आबी रास्ते को रोकने के हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाया, लेकिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ हैं जिसके ऊपर गलबा है यूरोपियंस का, वेस्टर्न ममालिक का, उन्होंने ऑलरेडी शिप्स को वहाँ पर से डाइवर्ट कर दिया है, जाने से मना कर दिया है, और ऑयल सप्लाई मुतासर होना शुरू हो चुकी है बोथ रेड सी से भी, आबनाए हुर्मुज़ से भी। तो इसका जो इम्पैक्ट है ज़ाहिर है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी हर्ट करेगी, पाकिस्तान भी हर्ट होगा। डू यू सी ए चांस कि ईरान इसको एज ए टूल इस्तेमाल करेगा पूरी दुनिया को झंझोड़ने के लिए? देखिए बिल्कुल ये उनकी जो रेंज ऑफ ऑप्शंस है उसमें एक तो खैर बायलैटरल जो भी किनेटिक वो ये मिसाइल्स और ये प्रोजेक्टाइल्स जो है वो दाग रहे हैं इसराइल पे, ये सबसे जाहिर है कि उनकी मेन ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसमें वो बेसिस पे अटैक करना, या फिर तीसरा जो सा बेसिस और या दूसरे मुल्कों पे अटैक करके उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस तबाह करना, जिससे एक आध बार पहले किया गया था लेकिन वो हूतीस के थ्रू किया गया था। क्योंकि ईरान की जो बाकी जो पहले स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस थी कि उनके वो जो मज़ामती ग्रुप्स थे जो जिनको उनकी प्रॉक्सीज कहा जाता था कि वो इसराइल पे रॉकेटों की बारिश करते थे, वहाँ से हिजबुल्ला हैं या हमास हैं, वो तो अब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। तो अब यही ऑप्शंस हैं। उसमें अगर ईरान ये वाली ऑप्शन लेता है कि ये गुजरगाहें जो उनसे बंद कर दें, आबी गुजरगाहें दुनिया की सबसे अहम तरीन जो हैं उनमें वो ज़ाहिर है वो खलीज फारिस पे जो उनकी लोकेशन है वो उसके लिए बिल्कुल उनको अलाउ तो करती है। लेकिन अगर वो करें तो एक तो दुनिया की सारी सफारती हमायत फिर खासी हद तक जो है जो अभी उनको मिल रही है इस वक्त, क्योंकि फिर तो देखें ना पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा, चाइना के लिए तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा क्योंकि उनका सारा तेल और सारी ट्रेड तो जो है उसका एक अच्छा हिस्सा उधर से गुजरता है, तो वो उनके फिर हलीफों को भी सूट नहीं करता होगा उस सूरत में। तो इसलिए मेरे ख्याल है वो तो उसको आप समझ लें कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन जिसको कहते हैं ना वो है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, और मैं थोड़ी सी इंडिकेशन जो है जो मेरा शुरू से ये ख्याल था कि ईरान पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो किसी वक्त ईरान जो है ये इंडिकेशन देगा कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पे आ सकते हैं। वक्त जो है वक्त ख़त्म हो गया। जौहर सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर। ईरान जो है वो फिल वक्त अगर बैनुल अक़वामी मीडिया को देखा जाए, ईरानियन जो सोर्सेज हैं, टॉप सोर्सेज हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने कतर को, अमान को आगाह कर दिया है कि जब तक हम अपना बदला नहीं लेते उस वक्त तक मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होगा। और जंग की सूरत हाल में तो मुज़ाकरात
कतअन नहीं होंगे। अगर ये सूरत हाल ऐसे चलती है, इससे ग्लोबल इकॉनमी, पाकिस्तान, इसके ऊपर यकीनन असरात होंगे, जिस पर गुफ्तगू का इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ख़त्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।